धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तभी तो देश के बहुत सारे हिस्सों में तनाव है। जी हां, आपको यकीन नहीं आ रहा तो कुछ तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिन्हें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा, अरे मुसलमानों को नहीं, ये लोग तो ईसाइयों को भी निशाना बना रहे हैं, उनके धर्म स्थलों को भी निशाना बना रहे हैं। और सिर्फ एक राज्य में ऐसा नहीं कर रहे हैं, जहां जहां इनकी सरकारें वहां वहां पर खुलेआम भगवा गैंग को आतंकवाद फैलाने की इजाजत दी जा रही है, और वो भी पुलिस के सामने खुलेआम गुंडागर्दी की जा रही है। इन तमाम तस्वीरों को देखते हुए ये भी सोचिएगा कि कभी कभी ये क्या होने लग जाता है हमारे देश के अंदर कि स्कूटर में बम मिला, फिर उसके बाद कार में बम मिला, कार के बाद बस में बम मिला, बस के बाद ट्रेन में बम मिला, और ट्रेन के बाद एरोप्लेन में बम मिला। ये सिलसिला कैसे शुरू हो जाता है कि एक जगह पहले किसी लड़की ने कहा कि साहब मेरे साथ मीटू हुआ है, फला जगह पे फला अधिकारी ने, फला कर्मचारी ने मेरे साथ ये किया। उसके बाद एक पूरे देश में बाढ़ सी आ जाती है, लड़कियां निकल निकल के बताने लग जाती हैं कि कैसे फिल्मी दुनिया में उनके साथ क्या हुआ है, कैसे पत्रकारिता की दुनिया में उनके साथ क्या हुआ है, या कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में या पुलिसिंग के अंदर उनके साथ क्या क्या हुआ। इस पर भी गौर कीजिएगा, कभी कभी इस पे गौर करते हुए सोचिएगा कि क्या ये संयोग होता है कि एकदम बाढ़ सी आ जाती है, क्या प्रयोग होता है, क्योंकि तस्वीरें यही कह रही हैं कि एक जगह पर ईसाइयों को निशाना नहीं बनाया गया, चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है। तो एकदम से क्यों बनाया जा रहा है, तस्वीरें देख लीजिए। पहली तस्वीर जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो आ रही है मध्य प्रदेश के सागर से। ये वही मध्य प्रदेश है जहां हाल फिलहाल में विदेशा से वो तस्वीरें सामने आई थी, जब स्कूल के अंदर बच्चे एग्जाम दे रहे थे और भगवा गैंग के गुंडों ने स्कूल पर हमला कर दिया था। लेकिन दोनों तस्वीरें विस्तार से आपके सामने रखूं उससे पहले मुझे लगता है मध्य प्रदेश को लेकर बात कर लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश को आरएसएस की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बताया जाता है। आज़ादी के बाद यहीं से ग्वालियर से वो हथियार चला जिससे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की गई, और यहीं पर नाथूराम गोडसे का मंदिर ग्वालियर के अंदर बना हुआ है, उसके नाम से पुस्तकालय बना हुआ है, न जाने क्या क्या उसके नाम से बना हुआ है। रात दिन उसका गुणगान यहाँ पे किया जाता रहा है, और सत्ता में जो बैठी भाजपा है वो कुछ नहीं कर पाती है। तो सबसे बड़ी प्रयोगशाला इसको कहते हैं। हालांकि मेरे से पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्रयोगशाला कौन है, तो वो मेरे हिसाब से है गुजरात, जहाँ 2002 के दंगे हुए, और उसके बाद आज स्थिति ये है कि सत्ता पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में काबिज हो चुके हैं, और अब वो दावा कर रहे हैं कि अगले 50 साल तक हम ही सल्तनत बनाए रखेंगे, पार्षद से प्रधानमंत्री तक। छोड़िए इस मुद्दे को, कुल मिला के आते हैं मध्य प्रदेश के सागर जिले पर। सागर जिले का श्यामपुरा एक इलाका है, वहां पे एक जगह है, एक स्कूल है जिसको आप कह सकते हैं सेवाधाम आश्रम। ये ईसाई मिशनरी का एक स्कूल है। यहाँ आरोप लगा है कि 2 नाबालिग बहन भाई यहाँ पढ़ते हैं, पिछले 1.5 साल से यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनको गौ मांस खिलाया जा रहा है, गाय का मीट खिलाया जा रहा है उनको। ये आरोप लगाया, बताया जा रहा है कि उनसे बाइबल भी पढ़वाई जाती है, और जब वो बाइबल पढ़ने से, मांस खाने से इनकार करते हैं तो उनके साथ मारपीट भी की जाती है। इस पूरे मामले को लेकर उनके जो परिजन हैं, अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग फौरन हरकत में आ गया और उसने यहाँ के एसपी को एक नोटिस जारी कर दिया, पूछ लिया कि 48 घंटे के भीतर जवाब दो ये हो क्या रहा है, क्योंकि आयोग क्यों लग रहा है कि जब एसपी वहां बैठा है इसका मतलब वो कुछ कर नहीं रहा है। तभी मामला आयोग तक पहुंचा है, तो आयोग ने एसपी से जवाब तलब कर लिया है। लेकिन सोचिएगा कि क्या ये संयोग है कि अभी कुछ दिन पहले इसी मध्य प्रदेश के विदिशा में एक स्कूल पर आरोप लगा कि उसने 8 बच्चों का धर्मांतरण करा दिया, उनके कलावे कटवा दिए, उनका तिलक मिटवा दिया, और कहा उनको कि ये तमाम चीजें छोड़ो, अब ईसाई धर्म की जितनी भी तमाम चीजें हैं उनको फॉलो करो। तो भगवा गैंग के गुंडे यहाँ पे निकल आए। आरोप है कि बजरंग दल के लोगों ने जो एक इलाका पड़ता है यहाँ का गजवा सौदा इलाके में जाकर ईसाई मिशनरी के स्कूल पर उस समय हमला कर दिया, पथराव शुरू कर दिया, जब वहाँ पे 12वीं क्लास के बच्चे एग्जाम दे रहे थे। बता दें आपको, पहले से ही स्कूल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी थी, और निकम्मी नाकारा हो चुकी उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश जहाँ जहाँ पे भाजपा की सरकारें हैं वहाँ की पुलिस इनको नहीं रोक पाई, क्योंकि हमेशा नहीं रोक पाती है। हालांकि इस बारे में बजरंग दल का बयान छपा है, वो कह रहे हैं ना जी हमने हिंसा ना करी, ये तो जी ना गए थे हिंसा करने के लिए, मान लीजिए वो ये कह रहे हैं हमने हिंसा ना करी, हिंसा तो किसी और ने करी, हम हिंसा के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि आखिर किस तरीके से हिंदू बच्चों का यहाँ पे धर्मांतरण किया जा रहा है। तो सागर में मीट खिलाने का मामला, वो भी गाय का, और विदिशा में धर्मांतरण का मामला। लेकिन सिर्फ विदिशा में धर्मांतरण का मामला नहीं है, हरियाणा की कुछ तस्वीरें देख लीजिए। रोहतक की ये तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूँ।
यहाँ रोहतक ज़िले का जो रोहतक कस्बा आप कह सकते हैं उसको, मतलब शहरी इलाका जो है, वहाँ पे इंदिरा एक कॉलोनी है, वहाँ पे एक ईसाई चर्च है, पिछले 4-5 साल से चल रहा है, तब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश चुनाव है तो भैया मध्य प्रदेश में भी हमले होंगे, हरियाणा में भी हमले होंगे और कहीं और पे भी हमले होंगे। तो यहाँ बजरंग दल के लोग पहुँच गए, हमला कर दिया। जो लोग यहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे, पुलिस मौके पर पहुंची, किसी प्रकार उन लोगों को बचाने की और इनको वहाँ से हटाने की कोशिश की। लेकिन भगवा गैंग के लोग पुलिस को कहाँ कुछ समझते हैं। अब खाकी जो है वो कोई वक़्त नहीं रखती है इनके सामने, भगवा के सामने उसकी कोई वक़्त नहीं है। बड़ी मुश्किल से हालात पे कंट्रोल किया, बताया गया। इस दौरान खूब नारेबाजी की और मांग की गई कि जैसे उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी ने धर्मांतरण रोधी कानून बना रखा है, वैसे ही यहाँ पर भी धर्मांतरण रोधी कानून बनना चाहिए। अब यहाँ सोचिएगा कि क्या इत्तेफाक है, क्योंकि ऐसी तस्वीर दिल्ली से भी सामने आ चुकी है। दिल्ली के द्वारका में आपने देखा होगा, बजरंग दल के लोग एक चर्च पर हमला कर देते हैं जो एक घर के अंदर चल रहा था, और वहाँ पे जो है कुछ लोगों को पुलिस पकड़ भी लेती है। बाद में बीजेपी का सांसद, जो उत्तरी दिल्ली से बीजेपी का सांसद है, जो साहिब सिंह वर्मा का बेटा है, नाम है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, जो कह रहा था शाहीन बाग कटर दिखा के 2020 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली के अंदर कि साहब अगर मोदी और अमित शाह हार गए तो भैया शाहीन बाग वाले आएंगे, आपकी लड़कियों को घर से उठा के ले जाएंगे। वही फोन करता है पुलिस को, कहता है ये हमारे आदमी, उनको छोड़ दो। बताया जा रहा है पुलिस ने बिना कार्रवाई के जो मौके से पकड़े गए 2 लोग हैं उनको छोड़ दिया। उससे पहले आपने देखा होगा कि कैसे कर्नाटक के अंदर चर्च पर हमला किया और वहां मौजूद लोगों के साथ मारपीट की गई। उस मामले में आज तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, लेकिन वहां की सरकार अब कानून बनाने जा रही है। 12 नवंबर को वहां के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, जो ताज़ा मुख्यमंत्री बने, आप जानते हैं ना, ऑपरेशन ब्लैक कमाल, ऑपरेशन ब्लैक लोटस जो भी चलाया बीएस येदियुरप्पा ने वहां चलाया और जेडीएस और कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया और शाम दाम दंड भेद के दम पर अपनी सत्ता हथिया ली। लेकिन कुछ ही दिनों बाद बीजेपी ने उन्हें कहा, देखो भैया मोदी जी ने कानून बना रखा भाई कि 75 साल से ऊपर का आदमी ना मंत्री नहीं बनने का, और तुम तो 77 साल के हो रहे, अब अपने घर को जाओ। तो उन्हें अपने घर को भेज दिया और उनकी जगह पे बसवराज बोम्मई को वहां का मुख्यमंत्री बना दिया। तो ताज़ा मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया 12 नवंबर को कि हम ऐलान करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में, जैसे गुजरात में, तमाम राज्यों के अंदर, मध्य प्रदेश में जो है धर्मांतरण रोधी कानून बनाया गया है, वैसे ही हम भी धर्मांतरण रोधी कानून बनाएंगे। ये उनका ऐलान था। और इसके बाद यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम, नाम नोट करते चलिएगा, 3 संस्थाएं हैं, यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, इसके अलावा तीसरा संगठन है यूनाइटेड हैट अगेंस्ट। इन लोगों ने बाकायदे एक रिपोर्ट जारी की है जिसको नाम दिया है फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, यानी कि इन्होंने जाके ज़मीन पे पहले तमाम मामलों को जांचा और उसके बाद अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा कि मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद 305 हमले हो चुके हैं इस ईसाइयों पर। ये उन्होंने कहा है। 3 महीने की रिपोर्ट उन्होंने पेश की है। तो एक और हमले किए जा रहे हैं, एक और सरकार कानून बनाने की बात कर रही है, और तमाम चीज़ें उस दौर में पैदा हो रही हैं जब उत्तर प्रदेश में चुनाव है। आर्क बिशप जो हैं बेंगलुरु के, उन्होंने भी इस कानून बनाने का विरोध किया है कि कानून नहीं बनना चाहिए, लेकिन सरकार कानून बनाने की जिद पर अड़ी हुई है। लेकिन हमारा सवाल कुछ और है जो हमने शुरू में उठाया कि क्या ये महज इत्तेफाक होता है, क्या ये संयोग होता है, या कोई प्रयोग होता है कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में चुनाव आया वैसे ही निशाना बनाया जा रहा है ईसाइयों को। पहले आपने देखा होगा मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा था। मौलाना तौकीर रजा, जैसे आपने देखा होगा पहले मौलाना उमर गौतम और उसके बाद मुफ्ती काजी जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया, उसके बाद मौलाना जो है कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया और उसके बाद सिलसिला जोड़ दिया जाके एक IAS अफसर पर इफ्तिखारुद्दीन पर, जो 5 साल पहले जब कानपुर के कमिश्नर हुआ करते थे तो अपने घर पे कुछ मीटिंगें हो रही थी, उसमें कुछ उन्हें बयान दिया। 5 साल बाद वो वीडियो वायरल किए गए और उनको भी निशाना बनाया गया। लेकिन अब मुसलमानों के साथ साथ, ये नहीं कि मुसलमानों को छोड़ दिया गया, मुसलमानों के साथ साथ ईसाइयों को निशाना बनाया जा रहा है। ये अलग बात है कि भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार मुसलमानों से जुड़ी हुई जो खबरें होती है वो तो आपको बता देते हैं, लेकिन ईसाइयों से जुड़ा हुआ जब मामला कोई सामने आता है तो उसे दबा लेते हैं, क्योंकि इस इंटरनेशनली तौर पे ईसाई कम्युनिटी काफ़ी मजबूत है, आवाज़ है उसके हक में। इटली से जो है, अमेरिका से, और ना जाने कितने बड़े बड़े मुल्कों से उठ सकती है। मुस्लिम कंट्रियों की तरह उनका हाल
नहीं है, इसलिए उन खबरों को मीडिया दबाता है। पर यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के चलते अब मुसलमानों के साथ साथ ईसाइयों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ये सब बहुत ही सोचे समझे तरीके से किया जा रहा है ताकि हिंदुओं के अंदर एक डर व्याप्त किया जाए कि तुम्हारा दुश्मन सिर्फ मुसलमान नहीं है, ईसाई भी है। सोचिए, कभी जो इस देश में 14% हैं वो कभी नहीं कहते कि हमें यहाँ डर लग रहा है, जो इस देश में 1-2% हैं वो कभी नहीं कहते हमें यहाँ डर लग रहा है, लेकिन जो इस देश के अंदर 85-86% हिंदू है उसको रात दिन डराने की कोशिश की जा रही है, बताया जा रहा है कि तुम खतरे में हो। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।